हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय पुनीत सर पर। आपका अपना चैनल बच्चों। तो बच्चों, कक्षा 10 का विद्युत धारा अध्याय हमने शुरू किया था। कहीं इसको विद्युत धारा बोलते हैं, कहीं विद्युत एवं इसके प्रभाव बोलते हैं, कहीं वैद्युतिकी बोलते हैं, मतलब एक ही है बच्चों। तो ये अध्याय हमने शुरू किया था और इसका जो मूलभूत कॉन्सेप्ट है बच्चों, विद्युत आवेश, उससे संबंधित हमने एक वीडियो देखा बच्चों। विद्युत आवेश को हमने समझा। उस वीडियो में विद्युत आवेश क्या होता है और किस तरह से ये पैदा होता है, ये सब हमने देखा था। अब आज के इस क्लास में बच्चों, आज के इस वीडियो में हम विद्युत विभव एवं विभवांतर को समझेंगे बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर अपना विद्युत धारा से संबंधित है। तो इसमें हमको विद्युत धारा का अध्ययन करना है। तो बच्चों, उसका जो मूलभूत कॉन्सेप्ट है कि ये जो विद्युत धारा है ये परिपथ में प्रवाहित कैसे होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है बच्चों, वो कैसे होता है, उसको हम समझेंगे। तो इसको समझने के लिए बच्चों पहले हमें विद्युत विभव एवं विभवांतर को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये दोनों चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक हमें विद्युत धारा का प्रवाह भी समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, आज का अपना जो वीडियो है वो इसी विद्युत विभव एवं विभवांतर पर है। तो इसे भी समझने से पहले बच्चों एक और कॉन्सेप्ट है जो कि विद्युत क्षेत्र का है। तो पहले हम विद्युत क्षेत्र को समझेंगे और उसके बाद ये विद्युत विभव एवं विभवांतर को समझेंगे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। पहले विद्युत क्षेत्र को समझते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो स्थिर आवेश होता है वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र पैदा करता है बच्चों, जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जब ये एक समान गति से चलता है, यानी जब इसमें एक समान गति होती है, इसका वेग जो होता है नियत होता है, तब ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। और जब इसकी गति त्वरित होती है, यानी इसकी गति में त्वरण होता है, तो ये विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण को भी उत्सर्जित करता है। तो बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र को हम समझते हैं। हमने माना बच्चों कि ये अपने पास एक आवेश है बच्चों और ये स्थिर अवस्था में है। हमने माना कि धनात्मक आवेश है और जिसका परिमाण जो है वो Q है। तो ये अपने चारों तरफ एक क्षेत्र पैदा करेगा बच्चों, और इस क्षेत्र को हम जिन रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं बच्चों। तो हम दोनों तरह की बल रेखाएं समझते हैं, धनात्मक आवेश के लिए भी और ऋणात्मक आवेश के लिए भी। तो ये एक धनात्मक आवेश है और ये एक ऋणात्मक आवेश है। अब हम इसकी बल रेखाएं देखते हैं। ये जो बल रेखाएं हैं बच्चों, धनात्मक आवेश की जो बल रेखाएं होती हैं वो आवेश से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। तो इसकी जो बल रेखाएं हैं वो कुछ इस तरह से प्रदर्शित की जाती हैं। ये एक धनात्मक आवेश की बल रेखाएं हैं जो कुछ इस तरह से बनाई जाती हैं। ये आवेश से शुरू होके अनंत तक जाती हैं। ये एक धनात्मक आवेश की बल रेखाएं हैं, जिसे हम इसका जो परिमाण है आवेश का वो Q है। और ये एक ऋणात्मक आवेश है बच्चों और इसकी जो बल रेखाएं होंगी वो अनंत से शुरू होके आवेश पर आकर समाप्त होती हैं। तो इसकी जो बल रेखाएं होंगी बच्चों वो कुछ इस तरह से होंगी। बस इसमें जो अंतर होगा वो तीर का होगा। तो तीर का जो चिन्ह होगा वो इस बार इस तरह से होगा। इसे हम ऐसे बना लेते हैं। ये एक धनात्मक आवेश की बल रेखाएं हैं और ये एक ऋणात्मक आवेश की बल रेखाएं हैं। तो हम विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करेंगे बच्चों कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह एक बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र होगा बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र होगा। इसी तरह से ये जो पूरा क्षेत्र होगा बच्चों, ये भी विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसकी जो परिभाषा बनेगी बच्चों उसे एक बार हम देख लेते हैं। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा बनेगी बच्चों वो बनेगी किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह एक बल का अनुभव करता है या बल का अनुभव करे, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझ लेते हैं बच्चों। ये जो विद्युत क्षेत्र है ये चारों तरफ सममित होता है, यानी आप देख रहे हैं कि आवेश बीच में है और इसके चारों तरफ जो क्षेत्र बन रहा है वो एक वृत्ताकार रूप में है बच्चों, सममित रूप में है। यानी अगर हम यहाँ पर कोई और आवेश रखेंगे, जैसे सपोज मानिए कि यहाँ पर हमने एक छोटा परीक्षण आवेश रखा +Q, तो बच्चों ये जो परीक्षण आवेश होगा बहुत छोटा होगा और ये भी अपना एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा बच्चों। तो क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र इस बड़े आवेश के क्षेत्र से टकराएगा और फिर वो इससे दूर भागने की कोशिश करेगा बच्चों, यानी वो इससे प्रतिकर्षित होगा, जिसकी दिशा कुछ इस तरह से होगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर माइनस आवेश रखें बच्चों, ऋणात्मक आवेश रखते हैं, तो वो ये जो ऋणात्मक आवेश है इस बड़े धनात्मक आवेश से आकर्षित होगा बच्चों, यानी उसकी जो दिशा होगी वो इस तरह से होगी। इस तरह से हम इन आवेशों को इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी रख सकते हैं बच्चों, और जो प्रभाव देखा जाएगा वो समान होगा, चाहे इस आवेश को आप कहीं भी रखिए, चाहे आप यहाँ रखिए या यहाँ रखिए या यहाँ रखिए या यहाँ रखिए। इस तरह से इन आवेशों को हम कहीं भी रख सकते हैं बच्चों। तो ये जो बल लगेगा ये आकर्षण या प्रतिकर्षण का लगेगा। अगर ये समान प्रकृति का है बच्चों तो ये इससे प्रतिकर्षित होगा, और अगर ये विपरीत प्रकृति का है तो ये इससे आकर्षित होगा। इसी तरह से ये जो आवेश है ये ऋणात्मक आवेश है बच्चों, इसका जो परिमाण है वो ऋणात्मक है। तो जब ऋणात्मक होगा तो इसकी जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो आवेश की तरफ होंगी। अब यहाँ पर अगर हम एक धनात्मक आवेश रखते हैं बच्चों तो वो इससे आकर्षित होगा, और अगर ऋणात्मक आवेश रखते हैं बच्चों तो वो इससे प्रतिकर्षित होगा, यानी वो इससे दूर की तरफ जाएगा। इस तरह से बच्चों ये जो आवेश है इन्हें हम इस पूरे विद्युत क्षेत्र में कहीं भी रख सकते हैं, चाहे आप यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए, हमको एक ही प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चों कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को या किसी अन्य, वैसे हम इसे परीक्षण आवेश ही कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये जो आवेश है ये इसकी परीक्षा लेने के लिए, यानी इसको परखने के लिए, इसके विद्युत क्षेत्र को नापने के लिए काम में आता है बच्चों। और ये जो परीक्षण आवेश होता है बहुत छोटा होता है इसकी तुलना में, तो इसको रखने पर वह एक बल का अनुभव करता है। ये परीक्षण आवेश बल का अनुभव करेगा बच्चों, और फिर या तो वो इससे प्रतिकर्षित होगा या वो इससे आकर्षित होगा। सामान्यतः हम समान प्रकृति का ही परीक्षण आवेश लेते हैं बच्चों, यानी अगर ये +Q चार्ज है तो हम परीक्षण आवेश भी +Q ही लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये जो क्षेत्र है ये विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों इस तरह से हमने विद्युत क्षेत्र समझा कि एक स्थिर आवेश किस तरह से अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बच्चों, ये जो विद्युत क्षेत्र होता है ये आवेश के मान के डायरेक्ट समानुपाती होता है। कैसे, एक बार इस संबंध देखते हैं बच्चों। ये तो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है बच्चों ये विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। इस समानुपाती का जो गुण है बच्चों वो ये कहता है कि जब एक चीज बढ़ेगी, यानी अगर विद्युत आवेश का मान बढ़ेगा बच्चों तो उसका विद्युत क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा, और अगर विद्युत आवेश का मान कम होगा तो उसका विद्युत क्षेत्र भी कम होता जाएगा। इसको समझने के लिए बच्चों हम दो आवेश लेते हैं, एक ये हम दोनों धनात्मक आवेश ले रहे हैं बच्चों समझने के लिए, और एक हमने इससे बड़ा आवेश लिया। तो बच्चों ये स्वाभाविक है कि इसका जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो एक सीमित दायरे में होगा, यानी इसका जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो छोटा होगा, और इसका जो विद्युत क्षेत्र बनेगा बच्चों वो इससे बड़ा होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। विद्युत आवेश का मान छोटा होने पर उसका विद्युत क्षेत्र भी छोटा होता है। इसे हम छोटा आवेश है तो इसे छोटे Q ले लेते हैं, और ये बड़ा आवेश है बच्चों तो इसको हम बड़ा Q ले लेते हैं। तो आवेश का मान छोटा होने पर उसका विद्युत क्षेत्र भी छोटा होता है बच्चों, और आवेश का मान बड़ा होने पर उसका विद्युत क्षेत्र उतना ही बड़ा होता है, यानी हम कह सकते हैं कि उतना ही तीव्र होता है। तो ये संबंध आप यहाँ से देख सकते हैं।
अब इसके बाद हम अपने पॉइंट पर आते हैं बच्चों, जो कि हमारा विद्युत विभव एवं विभवांतर है। विद्युत विभव को समझना इसलिए भी जरूरी है बच्चों, क्योंकि विद्युत विभव किसी आवेशित वस्तु में विद्युत के प्रवाह की दिशा को बताता है। जब दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो आवेश उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है बच्चों। इसलिए इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम पहले विभवांतर को समझते हैं बच्चों, उसके बाद विद्युत विभव को समझेंगे। तो ये जो विभवांतर है बच्चों, ये चित्र में एक धनात्मक आवेश दिखाया गया है और इसकी विद्युत बल रेखाएं दिखाई गई हैं। तो इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच में बच्चों जो विभवांतर होता है वो एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच में यानी बी पॉइंट से ए पॉइंट तक चलाने में जितना कार्य करना पड़ेगा बच्चों, वो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट यह है बच्चों कि हम जो परीक्षण आवेश ले रहे हैं वो छोटा ले रहे हैं। तो आप इसमें ये देखिए कि जब हम इस एकांक धनावेश को बी बिंदु से ए बिंदु के पास में लाएंगे तो इसे पास में लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों बिंदुओं एवं बी का मध्य अगर हम विभवांतर निकालें तो ये होगा बिंदुओं ए व बी के मध्य विभवांतर ये होगा बच्चों। चूंकि विभवांतर है यानी विभव का अंतर है तो इसे हम लिखेंगे, चलिए उसे अपन बाद में लिखेंगे। ये होगा बच्चों किया गया कार्य बटे आवेश। तो ये हो जाएगा बच्चों विभवांतर है, तो ये वी ए माइनस वी बी बराबर हो जाएगा W अपॉन क्यू। अब कार्य का मात्रक बच्चों जूल होता है, यानी कार्य को हम जूल में नापते हैं और आवेश का मात्रक कूलम है बच्चों। तो इसका जो मात्रक बनेगा बच्चों वो वोल्ट बनेगा। विभवांतर को हम वोल्ट में नापते हैं बच्चों और एक अदिश राशि है और हम इसे V से निरूपित करते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं बच्चों, ये हो जाएगा वोल्ट बराबर जूल और ये हो जाएगा बच्चों कूलम। तो इस तरह से इसका विभवांतर का मात्रक बन गया जूल पर कूलम, यानी जूल बटे कूलम। तो बच्चों इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अगर हम इनके आगे एक एक लगा दें, जैसे एक वोल्ट, ये एक जूल और एक कूलम, तो बच्चों अब इसकी सही परिभाषा बनेगी। एक वोल्ट कितना होगा बच्चों, एक वोल्ट विभवांतर कितना होगा वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक कूलम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में गति कराने के लिए किया गया कार्य का मान 1 जूल हो, यानी बी पॉइंट से ए पॉइंट तक, बी बिंदु से ए बिंदु तक चलाने में किया गया कार्य बच्चों 1 जूल हो, तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ये इसकी परिभाषा है बच्चों, ये आप यहां से नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये विभवांतर होगा। इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें बच्चों तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल कूलम, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों इसको। तो अब हम विद्युत विभव को समझते हैं। अभी हमने विभवांतर को समझा था। जिस तरह से विभवांतर में एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में चलाना होता है बच्चों, गति कराना होता है, तो विद्युत विभव में हम दूसरे बिंदु को अनंत दूरी पर ले जाते हैं बच्चों।
यानी इस बार हम जो बी पॉइंट मानेंगे यानी बी बिंदु मानेंगे बच्चों, वो अनंत दूरी पर मानेंगे और अनंत दूरी पर जो विभव का मान होता है वो शून्य होता है बच्चों। यानी बी पॉइंट पर जो विभव आएगा इस बार, यानी बी कह लीजिए या बी अनंत कह लीजिए, इसका मान शून्य होगा बच्चों। तो विद्युत विभव की जो परिभाषा बनेगी वो बनेगी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव एक कांक धनावेश को अनंत दूरी से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी बच्चों जो विद्युत विभव एवं विभवांतर है उसमें अंतर सिर्फ इतना ही है कि विभवांतर हम विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में निकालेंगे और विभव के लिए हम उसमें से एक बिंदु अनंत पर ले जाएंगे और उसमें जो आवेश को गति कराना है वो सिर्फ एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगी। तो इस तरह से विद्युत विभव का जो सूत्र बनेगा बच्चों वो बनेगा विद्युत विभव विभव की एक अदिश राशि होती है बच्चों और इसको भी हम v में ही नापते हैं। तो ये होगा किया गया कार्य बटे भाई एकांक धनावेश, तो आवेश और बच्चों विद्युत विभव का जो मात्रक है वह भी वोल्ट ही है, तो ये भी वोल्ट में ही नापा जाएगा बच्चों, वोल्ट। और कार्य वही आपका जूल में, और ये आवेश का मात्रक कूलम। और बच्चों अगर हम इनके आगे एक एक लगा दें तो वही जो विद्युत जैसे हमने विभवांतर में किया था, तो इस तरह से बच्चों ये वोल्ट विभव की परिभाषा बनेगी। वो ये बनेगी कि अगर एक कूलम आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। ये है बच्चों विद्युत विभव। ऐसे चूंकि हमने V पॉइंट को अनंत दूरी पर माना है तो ये होगा VA माइनस V अनंत बराबर W अपॉन Q, और अनंत दूरी पर जो विभव का मान होता है वो शून्य होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा A बिंदु पर विद्युत विभव बराबर W अपॉन Q, ये इसका सूत्र होगा। और इसका मात्रक जो होगा वो जूल बटे कूलम होगा बच्चों, ये अपन देख चुके हैं यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं बच्चों कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर का मापन कैसे किया जाता है, विभवांतर को कैसे नापते हैं। तो ये चित्र में एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है बच्चों। ये एक विद्युत परिपथ है, इन दो बिंदुओं के बीच में हमें विभवांतर को नापना है बच्चों। तो विभवांतर को नापने के लिए हम जिस उपकरण को काम में लेते हैं उसे वोल्टमीटर कहते हैं, और ये वोल्टमीटर इस विद्युत परिपथ के जिन बिंदुओं के बीच में हमें नापना होता है उसके समांतर क्रम में हम इसको लगाते हैं बच्चों। और समांतर क्रम में लगाने पर ये इन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर का यथार्थ मापन करके देता है। अब जब वोल्टमीटर बताया बच्चों तो अमीटर भी मैं आपको बता देता हूं। अमीटर जो है किसी विद्युत परिपथ में धारा के मान के लिए काम में लिया जाता है। जिस तरह से वोल्टमीटर को हमने समांतर क्रम में लगाया है उसी तरह से अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं बच्चों। ये आप देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम है और इसको समांतर क्रम बोलते हैं इस तरह से। तो जितनी भी धारा परिपथ में आएगी बच्चों वो पूरी की पूरी धारा अमीटर में से होके जाएगी और वो अमीटर इस धारा का मान करके हमें बताता है। तो इस तरह से ये वोल्टमीटर समांतर क्रम में लगता है बच्चों और अमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में लगता है। अब हम विभवांतर पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं बच्चों। हमारा प्रश्न नंबर 1 है कि 10 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखते हैं बच्चों इसका हल जो है। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों विभवांतर का जो हमारा सूत्र है वो है VA माइनस VB, और ये होता है कार्य बटे आवेश। तो इसका मान हमें दिया हुआ है बच्चों, विभवांतर का मान जो है वो हमारा 10 वोल्ट है और कार्य का मान हमें निकालना है, कार्य की गणना करनी है। तो बच्चों डायरेक्ट इसको हल कर लेते हैं। इसको हम लिख लेंगे, इसको मध्य गुणा कर देते हैं VA माइनस VB इंटू Q। तो विभवांतर का मान हमें क्या था बच्चों 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट का हमारा विभवांतर है
और आवेश का जो मान है बच्चों 3 कूलम है। तो ये हो गया बच्चों 10 इंटू 3 30, और कार्य का मान जो आएगा बच्चों वो आएगा जूल में, तो ये हो गया जूल। तो जो कार्य का मान आया बच्चों वो आया है 30 जूल। तो 30 जूल कार्य करना पड़ेगा हमें 10 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच में 3 कूलम आवेश को ले जाने में जो कार्य होगा बच्चों वो 30 जूल होगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, यह है कि एक 2 कूलम का आवेश है, इसे 118 वोल्ट विभव के एक बिंदु से 128 विभव वोल्ट के दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। तो बच्चों उसमें पहले प्रश्न में तो डायरेक्ट विभवांतर दिया हुआ था, इस बार हमें विभवांतर निकालना होगा क्योंकि इसमें दोनों बिंदु दिए हैं, एक उच्च विभव का दिया है, एक निम्न विभव का दिया है। तो आइए हल करते हैं बच्चों इसे। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों हमारा जो विभवांतर का सूत्र होता है वही सेम वही लगेगा, बी माइनस वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, और एक उच्च विभव का बिंदु हम ये ए पॉइंट मान लेते हैं बच्चों, और ये हम बी पॉइंट मान लेते हैं। तो इनका मान देते हैं 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट। कार्य की गणना हमें करनी है, कार्य हमें निकालना है, और आवेश हमारा है 2। तो बच्चों वही कार्य हो जाएगा ये 10 वोल्ट इंटू 2 कूलम। तो ये आ जाएगा हमारा 20 जूल आ गया हमारा कार्य। तो बच्चों इसका मतलब है कि 118 वोल्ट के विभव के बिंदु से 128 वोल्ट विभव के बिंदु तक 2 कूलम के आवेश को ले जाने में हमें 20 जूल कार्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार से बच्चों हमारा एक प्रश्न और है कि 5 कूलम आवेश है, उसे एक बैटरी हमारे पास बच्चों, उसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक 5 कूलम आवेश को ले जाने में 100 जूल कार्य करना पड़ता है। तो हमें इसमें बैटरी का वोल्टेज बताना है, यानी हमें बैटरी का विभव बताना है बच्चों। तो हम चलिए इसे हल करते हैं। वोल्टेज जो होगा बच्चों, वोल्टेज कह लीजिए या बैटरी का विभव कह लीजिए, वो यही सूत्र लगेगा, कार्य बटे आवेश। तो कार्य जो है बच्चों वो 100 जूल दिया हुआ है, और आवेश का जो मान है वो है 5 कूलम। तो ये कट गया, सीधे सीधे ये आ गया 20 वोल्ट, यानी जो बैटरी का वोल्टेज होगा बच्चों, यानी बैटरी का जो विभव होगा वो 20 वोल्ट होगा। तो ये था अपना आज का वीडियो बच्चों। इसमें हमने विद्युत क्षेत्र को समझा, विद्युत बल रेखाएं देखी, विद्युत विभव को समझा और विभवांतर को समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप अपने कमेंट्स